बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और उनमें से आज हम दो टेक्निक पढ़ेंगे, जबकि हम पिछले लेक्चरों में एक एक लेक्चर लेते थे और एक एक चौथा टेक्निक पढ़ते थे। तो आज हम दो टेक्निक पढ़ेंगे, जो कि पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जो सेकंड है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने जो पहला लेक्चर किया था क्रोमेटोग्राफी पर, तो उसमें से मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, लेकिन दरमियान में वो वीडियो रुक गई थी। तो मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन डायरेक्ट उसको अपलोड किया। लेकिन उसमें जो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी थे, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कलम क्रोमेटोग्राफी, वो रह गए थे। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा जल्दी बताऊं, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर को इस्तेमाल करते थे और उसको एक सॉल्वेंट में डीप करते थे, फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से जो कलर हमें ऑब्टेन करना होता था, तो उसको हम जो थे ऑब्टेन करते थे। कैपिलरी एक्शन मतलब ये कि अगर हम एक पेपर ले और उसको जो पानी में डुबो दे, तो पानी खुद ब खुद उस पेपर में अंदर जाएगा। इसको कैपिलरी एक्शन करके कहते हैं। इस तरह जो है कलम क्रोमेटोग्राफी में अगर हम किसी कलर को कंपोनेंट को जो है सेपरेट करें, तो उसमें हम एक कलम और टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब पर हम इस तरह एक सैंपल रखते हैं। उस सैंपल पर जो सैंपल जो होता है और जो कलम में होता है, उसमें स्टेशनरी फेज होता है। वो फेज जो इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो कि एक स्टेशनरी फेज में होता है। फिर उस पर जो है हम एक सॉल्वेंट जो है उन पर डालते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो जो है वो मोबाइल फेज में होता है। तो उन सैंपल से फिर हम अलग जो मुख्तलिफ कलर की कंपोनेंट है, फिर वो जो है हम ऑब्टेन करते हैं। तो वो है कलम क्रोमेटोग्राफी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आ गया होगा तो कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा एक और लेक्चर क्रोमेटोग्राफी पर करूंगा। तो आज हल चलते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जो दूसरा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? देखो, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड फोरेसिस टू सेपरेट। देखो, मिसाल के तौर पर एक कातिल है जिसने कत्ल किया, और जब उसने कत्ल किया तो जिस जगह उसने कत्ल किया उस जगह को उसने छोड़ दिया, लेकिन कुछ गलती की वजह से उनसे एक सैंपल रह गया। फिर हम फॉरेंसिक साइंस में अगर वो टीम आ जाए और उसको वो सैंपल मिल जाए, तो उस सैंपल के जो जो भी हो, लेकिन ऐसा सैंपल हो जिस सैंपल में उसकी डीएनए रह गई हो, तो उस सैंपल को हम लेते हैं और इन द प्रोसेस ऑफ जब हम उससे वो चार्ज पार्टिकल जो होता है उनको सेपरेट करते हैं और मालूम करते हैं कि जो कत्ल किसने किया, किस कातिल ने किया इस कत्ल को। तो ये प्रोसेस जो भी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मैंने मीनिंग में ये बताया कि इलेक्ट्रो मीन चार्ज, फोरेसिस टू सेपरेट। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को ले और उसको सेपरेट करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो डिफिनीशन करते हैं वो टेक्निक जो कि इस्तेमाल होता है, सेपरेशन करता है, अलग करता है किसी को चार्ज मॉलिक्यूल को अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड को कहते हैं कि जब चार्ज एट रेस्ट हो और उस रेस्ट चार्ज से जो फील्ड प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वो चार्ज मूव करे तो उनसे क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। इंशाल्लाह ये फिजिक्स सेकंड या फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन के बाद हम चलते हैं फैक्टर। अब अगर इस चार्ज को हम किसी जेल मीडियम में रखे और उसको सेपरेट करें, तो उसमें से कुछ फैक्टर है जो उस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर उस पार्टिकल आर सब्सटेंस आर स्ट्रक्चर पर चार्ज ज्यादा हो, तो उसका मूवमेंट भी ज्यादा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? एनोड प्लस कैथोड। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है? सो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर मूवमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। यहां से इलेक्ट्रोड से मुराद कैथोड एंड एनोड। अगर उस पर चार्ज ज्यादा है तो उसका मूवमेंट भी ज्यादा होगा टुवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पर चार्ज कम है तो उसका मूवमेंट भी कम होगा। तो दूसरा जो है वो साइज है। अगर मिसाल के तौर पर वो चार्ज सैंपल अगर मैंने लिया हुआ है, अगर उसका साइज कम है, तो उसका मोशन जो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। साइज कम है
तो उसका जो है फास्टर होगा, मूवमेंट भी फास्टर होगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये ले लो, इसका साइज तो बड़ा है, तो इसका मोशन, इसकी वेलोसिटी भी कम होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से मुराद कैथोड एंड एनोड। तो इस साइज से भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। स्मॉलर द साइज फास्टर द मूवमेंट। यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर एक साइज है वो क्या है, वो छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर एक साइज है, एक चीज का साइज है वो ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये साइज पर भी जो है डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसकी मूवमेंट भी जो है वो भी फास्टर होगी। ठीक है, ये भी सिंपल सा एक जो है फैक्टर है जो उन पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन फास्टर विल बी द मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेटर होगी तो मूवमेंट भी फास्टर होगी। मिसाल के तौर पर प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगर मैं डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन लो, तो डीएनए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटीन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। डीएनए पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फास्फोरिक एसिड की वजह से जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है। पहले जो था दुनिया में आरएनए आया था, उसके बाद डीएनए, लेकिन डीएनए ज्यादा स्टेबल से इंस्टीड ऑफ आरएनए। तो ये भी मुझे जवाब दे कि अगर डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो आरएनए फर्स्ट क्यों आया था। तो चलो चलते हैं। तो प्रोटीन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल टुवर्ड, सो डीएनए पर अगर जो है नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा ना, क्योंकि एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। अगर उसका साइज बड़ा है तो वो फास्टर मूवमेंट नहीं करेगा, कम है तो फास्टर मूवमेंट करेगा, वो उससे फिर कंपेयर करो आप। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल है नेगेटिव चार्ज, तो एक मूव करेगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ, क्योंकि उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटीन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो किस तरफ वो मूवमेंट करेगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि उस पर जो है नेगेटिव चार्ज है। ये फिटल की बुक में लिया हुआ है। ये जो अपर वाला है ये अपर बफर सॉल्यूशन है और ये लोअर बफर सॉल्यूशन है। अब ये बफर सॉल्यूशन वो होता है कि जब हम इसको इसका पीएच बढ़ाए, मतलब 7 से बढ़ाए, बेस डाले या कम करे, एसिड डाले, फिर ये रेजिस्ट करता है उस पीएच को ताकि वो पीएच ना बढ़े और ना कम हो जाए, तो उसको जो है उस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक जेल लाइक मीडियम है, इसमें वो सैंपल हम रखते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, शायद यहाँ पर एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। तो वो जो सैंपल हम यहाँ पर रखते हैं, तो उस चार्ज के मुताबिक वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। अगर उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो वो इसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। मुझे पता है यार बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन इंशाल्लाह समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनके ट्रिक्स है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप इनको खुद बगैर ट्रिक के समझे। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। अब चलो चलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। देखो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अगर हम करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सैंपल लेते हैं और वो सैंपल है हमें चाहिए कि जो इस कंटेनर में अमाइनो एसिड है, चलो अमाइनो एसिड लेते हैं। इसकी जरूरी है क्या, जरूरत है कि हम उसका कंसंट्रेशन मालूम करें। तो उस कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो चलो चलते हैं मीनिंग की तरफ। स्पेक्ट्रो, अब स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम क्या है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में इंशाल्लाह मजीद बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, और ये 12 फिजिक्स में भी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर एक अलग चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्पेक्ट्रो मतलब है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम क्या है? ये रेज है, ये रे का सीरीज है जो कि अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। इसी तरह इसका एनर्जी भी इस तरह होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, इसलिए मैं तफसील से ये बता रहा हूं ताकि ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, आपको मजीद
ज्यादा और बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो अगर मैं विजिबल लूं, स्पेक्ट्रम तो यूवी भी है, विजिबल है और इंफ्रा भी है। विजिबल में 7 कलर होते हैं विद गियोर, इसका फार्मूला है विद गियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर मैं वायलेट से इधर जाऊं, यहां पर जाऊं, तो इसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, सिमिलर इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। ये इस तरह कुछ समझे आप। जब हम वायलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की तरफ चलते हैं तो इसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है, क्योंकि विजिबल के पीछे यूवी है और विजिबल के बाद फिर इंफ्रा है। इसी वजह से यूवी का वेवलेंथ बहुत कम है, फिर आता है विजिबल पर, और विजिबल पर जब हम जाते हैं रेड की तरफ तो उसका वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है, इसी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो यहां पर मैंने स्पेक्ट्रम समझाया, स्पेक्ट्रम एक सीरीज है रेडिएशन का, अकॉर्डिंग टू डिक्रीज एंड इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रम के बाद फोटो, तो फोटो का मतलब है लाइट एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। स्पेक्ट्रम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं फिर समझाऊंगा इस डायग्राम के जरिए से, इंशाल्लाह फिर आपको मजीद और भी समझ में आ जाएगा। तो डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन यह है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं कि हम पायमाइश करें, मेजर करें जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है बाय केमिकल सब्सटेंस। वो केमिकल सब्सटेंस अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी हो सकते हैं और मजीद और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन अ केमिकल कंपाउंड। तो फिर आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जो कि हम प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस? स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। मैंने तो बताया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या है, जो कि हम लाइट पास करते हैं किसी केमिकल कंपाउंड पर और वो एब्जॉर्ब होता है, ये तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है। लेकिन ये जो प्रोसेस हम करते हैं वो हम किस में करते हैं? एक डिवाइस है जो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें केमिकल सब्सटेंस होता है और वो एक लाइट को एब्सॉर्ब करता है। तो चलो चलते हैं डायग्राम की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ एमाइनो एसिड, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है एमाइनो एसिड। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सादा सा सिंपल लाइट बल्ब है और इनसे व्हाइट जो है रोशनी निकल रही है, और व्हाइट रोशनी जो है वो मिक्सचर ऑफ कलर होती है। तो जब ये इस मिरर से, ये कौन सा मिरर है? अगर हम लेंस ले तो कौन सा लेंस लेंगे? कनकेव। अगर हम मिरर ले तो ये कन्वेक्स मिरर है जो कि इस रे को एक ही पॉइंट पर जो है फोकस करता है। फिर ये इस प्रिज्म पर और कैलोरीमीटर, इस प्रिज्म पर जो है ये क्या करता है? इन सफेद कलर को 7 कलर में जो है क्लासिफाई करता है। और वो 7 कलर क्या है लेकिन विजिबल? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विव गियर। तो ये 7 कलर में से अगर हम रेड ले और रेड कलर को इन सैंपल पर जो है पास करें, और इन सैंपल में हमने अमाइनो एसिड की तादाद रखी हुई है और हम मालूम करना चाहते हैं कि इन सैंपल में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब होकर थोड़ी सी लाइट यहां से पास होकर यहां पर एक डिटेक्टर होता है, एक डिटेक्टर होता है, फिर वो उसको डिटेक्ट करके डिटेक्ट करके फिर यहाँ पर एक डिजिटल डिवाइस होता है, उस पर हमें देता है कि यहाँ पर इतना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है और इतना लाइट जो है पास हुआ है। अब 100 में से 10% लाइट इससे जो है निकली हुई है, लेकिन 90% लाइट जो है वो अमाइनो एसिड ने अपने आप में एब्जॉर्ब की है। इसे हमें पता चलता है, कुछ फार्मूले है जो पता चलता है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर इजीली वो जो है उनसे तादाद मालूम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो है सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। लाइट पास की उसके बाद ये एक आम सिंपल सा पॉइंट पर फोकस किया, उसके बाद उस लाइट को जो है कलर में तकसीम किया और उसमें से हमने एक कलर ली, फिर एक सॉल्यूशन पर पास की, उस सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन थी। हमें मालूम ना था कि इसमें कितना कंसंट्रेशन है अमाइनो एसिड का,
फिर उसमें से लाइट एब्जॉर्ब हुई और थोड़ी यहाँ पर पास हुई, और उस फिर वहां पर हमने डिटेक्टर लगाया हुआ था, उस डिटेक्टर ने हमें डिजिटल डिवाइस पर बताया कि 10% लाइट जो है यहाँ से निकली हुई है, मजीद और एब्जॉर्ब हुई है। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो है इतनी तादाद में पर अमाइनो एसिड है। तो इस प्रोसेस के लिए जो हम अमाइनो एसिड का तादाद मालूम करते हैं, और भी चीजें हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और भी बहुत चीजें हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं। और जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ये फुल एक डिवाइस है, लेकिन मैंने इनको जो है थोड़ा और जूम कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये एक इस तरह डिजिटल डिवाइस में बंद होता है और ये सब प्रोसेस उसके अंदर होता है। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो उसके लिए हम जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रोसेस करते हैं। अब फिटल की बुक में इनको ये दिया हुआ है, देखो ये बायो एनर्जेटिक में जो है 4th चैप्टर है, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा उस पर उसमें तफसील से है, लेकिन थोड़ा कुछ इसमें यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास लीफ है, ये लीफ है और हमें पता है कि लीफ का कलर ग्रीन है। अगर हम इस लीफ पर सनलाइट को पास करें तो इस लीफ में क्लोरोफिल तो है, होगे ना, क्लोरोफिल तो यार होगे ना, ये तो आम सी बात है। तो अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। तो जब हम लाइट को पास करते हैं तो विजिबल रीजन, इनविजिबल रीजन विल गिव योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो यहां से लाइट एब्जॉर्ब होकर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर यहां से जो भी लाइट है ग्रीन, ये देखो ये यहाँ पर ग्रीन है, उसको ना एब्जॉर्ब होकर रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पर फिर से ये जो है ये लाइन पीक पर जाती है, फिर रेड को एब्जॉर्ब होकर। देखो जब एक लीफ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उन विजिबल लाइट में जो ब्लू और रेड है ज्यादातर उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो दूसरे को उसको जरूरी है वो कैरोटीनॉइड करते हैं, इसी तरह क्लोरोफिल भी करते हैं। ये मजीद हम और भी समझेंगे इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक में, इसको और भी समझेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मैंने यहाँ पर इसलिए समझाया ताकि आपको टेंशन ना हो, ये तो उसने जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, पढ़ाई करते रहे और खुश रहे, शुक्रिया।